करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 9th के हिस्ट्री से 3rd चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ओके, आज हम लोग टॉपिक नंबर 2 डील करेंगे। हम लोगों ने कल नाजिज्म में टॉपिक नंबर 1, 1.1, 1.2 और 1.3 डिस्कस किया था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा वीमर रिपब्लिक का फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रीटी ऑफ वर्साई क्या थे, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या पड़ा है जर्मनी पे, और उसके बाद हम द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ अमेरिका इन 1929, उसके क्या इम्पैक्ट अमेरिका पे थे, उसके क्या इम्पैक्ट जर्मनी पे थे। ठीक है, हम लोगों ने जर्मनी के भीतर जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन हो रहा था उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्पार्टासिस्ट नाम का एक लीग वहाँ पे सेप हो रहा था जो जर्मनी में बोल्शेविक काइंड का रिवॉल्यूशन चाह रहा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि स्पार्टासिस्ट लीग और जो वहाँ के वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर हैं, डेमोक्रेट्स हैं, कैथोलिक्स हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। आज हम लोग आगे चलते हुए देखेंगे टॉपिक नंबर 2, हिटलर्स राइज टू पावर। हम लोग आज के टॉपिक में डील करेंगे कि जर्मनी में हिटलर का राइज कैसे हुआ। हम लोगों ने कल बैकग्राउंड में वो सर्कमस्टेंसेज देखे थे आफ्टर ट्रीटी ऑफ वर्साई। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जर्मनी का जो नेशनल सेंटिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था आफ्टर द डिफीट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है ना, जर्मनी के जो सर्कमस्टेंसेज थे, जो जर्मन लोगों का जो नेशनल सेंटिमेंट हर्टेड था, वैसे कंडीशन में हिटलर एक उम्मीद की तरह आया जर्मनी के लोगों के बीच। ठीक है, हिटलर ने जर्मनी के लोगों को कन्विंस किया कि हिटलर जर्मनी के सारे प्रॉब्लम से जर्मनी को रेस्क्यू करेगा, जर्मनी को बचा के लाएगा, और लोगों ने हिटलर में भरोसा दिखाया। तो हम लोग देखते हुए चलेंगे सबसे पहले हिटलर राइज टू पावर में हिटलर का बैकग्राउंड, हिटलर के अर्लियर लाइफ, हिटलर का पॉलिटिकल कैरियर, अर्लियर पॉलिटिकल कैरियर, और कैसे हिटलर पावर में आता है वो चीज़ें। ठीक है, तो ओके, तो हम लोग ना हिटलर के अर्लियर लाइफ की बात करते हैं ना, तो हिटलर का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ है। हिटलर वाज बॉर्न इन 1889। ठीक है, हिटलर का देखिए जो बचपन है ना वो बहुत ज़्यादा गरीबी में बीता। ठीक है, सो ही स्पेंट हीज अर्लियर लाइफ और चाइल्डहुड इन पॉवर्टी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ है, ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, आप देखते हैं कि हिटलर उस टाइम पे यूथ था, यंग था पूरा, तो हिटलर ने वॉलेंटियर सर्विस देने के लिए अपने आप को रजिस्टर किया आर्मी में। ठीक है, हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मैसेंजर का रोल प्ले किया। ही एनरोल्ड हिमसेल्फ इन आर्मी एंड एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ही वोन अ मेडल फॉर हिज ब्रेवरी। देखिए, आर्मी में उसने अपनी सर्विस बहुत ईमानदारी से दी थी, बहुत इफेक्टिवली सर्विस दी थी, और अपनी बहादुरी के लिए उसको मेडल मिला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, हिटलर देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की जो हार हुई है कि आप अपने आप को एक जर्मन नागरिक के तौर पे देखिए कि आपके कंट्री की हार होती है, और ट्रीटी ऑफ वर्साई में आपको इतनी अपमानजनक संधि पे हस्ताक्षर करना होता है, आपके कंट्री का इंटरनेशनल स्टेज पे इंसल्ट हुआ है इतना बड़ा, तो किसी भी आदमी का नेशनल सेंटीमेंट हर्ट होगा। हिटलर एक नेशनलिस्ट था, तो हिटलर की जो राष्ट्रीय भावना थी वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। ठीक है, सो हिटलर वाज हॉरिफाइड बाय जर्मन्स डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड फ्यूरियस एट ट्रीटी ऑफ वर्साई। ट्रीटी ऑफ वर्साई आपको याद है कि जर्मनी के 13% पॉपुलेशन छीन लिए गए। ठीक है, जर्मनी के ओवरसीज कॉलोनी जर्मनी से छीन लिया गया, 75% ऑफ आयरन, 26% ऑफ कोल, जर्मनी को डिमिलिटराइज किया गया, जर्मनी के ऊपर 6 बिलियन पाउंड का वॉर कंपनसेशन लगाया गया। ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ वर्साई के प्रोविज़न आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई का प्रोविज़न आप जानते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्साई आपको समझ में आ रहा है कि जर्मनी के माथे पे एक धब्बा जैसा था। ट्रीटी ऑफ वर्साई जर्मनी के लिए एक बेइज्जती थी, और हिटलर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आहत महसूस कर रहा था। ठीक है, हिटलर ने क्या किया ना, 1919 में एक जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था, हिटलर ने उसमें ज्वाइन किया। सो ही ज्वाइंड अ ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी इन 1919 एंड लेटर ही टुक कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट एज जर्मन नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। ठीक है, जर्मन वर्कर्स पार्टी में हिटलर ज्वाइन करते हैं 1919 में, और कुछ समय बाद हिटलर उस ऑर्गेनाइजेशन पे पूरा कंट्रोल कर लेता है और उसका नाम चेंज करके रखता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी।
ठीक है, आप देख सकते हैं। ही रीनेम्ड द ऑर्गेनाइजेशन एट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, यही शॉर्ट में कहलाता है जर्मन लैंग्वेज में नेशनल सोशियलिज्मस, और इसी से बना है नाजी वर्ड, ठीक है ना। सो नाजी आप समझ सकते हैं नाजी वर्ड कैसे बना है, नेशनल और सोशलिस्ट से। देखिए नाजी में ना नेशनल और सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट वर्ड हिटलर ने इसलिए यूज किया ताकि अपने कैंपेन से, अपने आइडियोलॉजी से वर्कर्स को भी कनेक्ट कर सके, वर्कर को भी अपनी तरफ खींच सके, इसलिए सोशलिस्ट वर्ड को यूज किया गया, ठीक है। सो ये देख रहे हैं आप, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे नाजी पार्टी, और इस पार्टी के जो आइडियाज होंगे वो क्या कहलाएगा, नाजीज़म। अब क्लियर हो गया ना, नाजीज़म का मतलब हिटलर के पार्टी के विचार, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हिटलर ना 1919 में ज्वाइन करते हैं, उसका नाम चेंज करके नाजी पार्टी रखता है, ठीक है। 1923 में हिटलर प्लान करता है जर्मनी को अपने अंडर लेने के लिए, ठीक है। सो इन 1923 ही प्लान टू सीज बावेरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। हिटलर प्लान करता है कि बर्लिन पहुँच के बर्लिन को अपने कंट्रोल में लिया जाए, पावर गेन किया जाए, लेकिन उसका प्लान जो है वो फेल हो जाता है। हिटलर को कोर्ट में ट्राई किया जाता है ट्रीजन के चार्ज में, ट्रीजन मतलब देशद्रोह के चार्ज में, और बाद में हिटलर को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। हम लोगों ने कल पढ़ा था ना जर्मनी में आपने कल देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ट्रीटी ऑफ वर्साय के बाद जर्मनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद डेब्स प्लान के थ्रू जर्मनी को थोड़ा बहुत अमेरिकन एड मिलता है। तो आप ये तो समझ सकते हैं कि जर्मनी की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, और उस ख़राब कंडीशन में जर्मनी के लोगों का भरोसा हिटलर की तरफ गया। हिटलर ने जर्मनी के लोगों से प्रॉमिस किया। देखिए हिटलर के अंदर एक बहुत अच्छा वक्ता वाले गुण थे, ठीक है। हिटलर एक इफ़ेक्टिव ओरेटर था, ओरेटर मीन्स वक्ता, ठीक है। देखिए किसी भी लीडर में ये गुण होने चाहिए, ये फीचर होना चाहिए, मस्ट है कि वो लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर सके। ये लीडरशिप की एक एसेंशियल क्वालिटी है, ठीक है। और हिटलर के अंदर ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा थी कि वो अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर सकता था, अपनी बातों से लोगों के अंदर पॉजिटिविटी भरना। तो जर्मनी की जो नागरिकता है, जर्मनी की जो राष्ट्रीयता है, द नेशनल सेंटिमेंट ऑफ जर्मन वर हर्टेड एंड हिटलर गेव देम अ होप ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ जर्मन ग्लोरी। हिटलर ने लोगों को भरोसा दिलाया कि जर्मनी का जो सम्मान खोया है हिटलर उस सम्मान को लाएगा, ठीक है। हिटलर ने लोगों से प्रॉमिस किया कि हिटलर जर्मनी को इकोनॉमिकली रेस्क्यू करेगा, आर्थिक संकट जो है उसको दूर करेगा, ट्रीटी ऑफ वर्साय के जो प्रोविज़न है उसको अंडू करेगा, ख़त्म करेगा, ठीक है। जर्मनी की जो कंडीशन है पॉलिटिकल वर्ल्ड स्टेज पे वो सुधारेगा, ठीक है। जर्मनी का इकोनॉमिक कंडीशन दूर करेगा, जर्मनी के लोगों को रोजगार देगा, ठीक है। तो हिटलर में जर्मनी के लोगों ने अपना एक मसीहा देखा, अपना एक सेवियर देखा, और नाजी पार्टी का सपोर्ट जर्मनी में बढ़ता गया, ठीक है। आपको ना क्वेश्चन आते हैं कई बार कि हिटलर ने लोगों से कौन कौन से प्रॉमिस किए, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि अनडूइंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साय, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ जर्मनी, जर्मनी को मजबूत बनाएंगे, ठीक है। एंड ऑफ फॉरेन रिस्ट्रिक्शन, जो विदेशों के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए उसको ख़त्म करेंगे हिटलर, ठीक है। और इस सब का रिजल्ट ये हुआ कि जर्मनी के लोगों ने हिटलर में भरोसा दिखाया। और ये देखिए 1928 में जो राइक्सटैग के लिए, राइक्सटैग हम लोग समझते हैं ना जर्मन पार्लियामेंट, जैसे अपने इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही जर्मनी में राइक्सटैग और राइक्सकैट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन किसके लिए होगा, राइक्सटैग के लिए, जिसको हम लोग आप कह सकते हैं जर्मनी का लोअर हाउस आप कह सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो 1928 में जो राइक्सटैग के लिए इलेक्शन हुआ उसमें नाजी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 2.6% ही वोट मिले। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जर्मनी में जो इलेक्शन होता है राइक्सटैग के लिए वो हर 4 साल के बाद होता है। अपने यहाँ पे कितने साल के बाद होते हैं इलेक्शन, 5 साल के बाद, ठीक है। तो जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा 1932 में, तो यहाँ पे हिटलर के पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट मिलते हैं। नाजी पार्टी सिक्योर्ड 32% वोट्स इन राइक्सटैग इन इलेक्शन कंडक्टेड इन 1932, और हिटलर की पार्टी 1932 में नाजी पार्टी पावर में आएगी। हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना राइज ऑफ हिटलर की, हिटलर जर्मनी में कैसे पावर में आ रहा है।
अब देखिए हिटलर का जो पावर है, पॉलिटिकल पावर हिटलर 1932 में गेन कर रहे हैं। अब यहाँ से हिटलर जर्मनी में क्या चेंजेस लाएंगे, हिटलर जर्मनी को किस तरीके से चेंज करेगा और हिटलर के पॉलिसी से सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप कैसे प्रभावित होगा, हम लोग अब इससे नेक्स्ट टॉपिक में देखते हुए चलते हैं। ओके, तो हम ये देख रहे हैं ना कि अर्लियर स्टेज ऑफ हिटलर। ये देखने के बाद हम देखेंगे कि जब हिटलर ना पावर में आते हैं, पॉलिटिकल पावर हिटलर गेन करता है, उसके बाद जो जर्मनी का जो पार्लियामेंट्री थ्रेड है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जर्मनी का, हिटलर ने उसको तहस नहस करना स्टार्ट किया। ठीक है, हम पीछे देख रहे हैं कि 1932 के राइक्सटैग इलेक्शन में हिटलर को 32% वोट मिलता है। नाजी पार्टी गॉट मेजॉरिटी एंड हैड द पावर टू फॉर्म गवर्नमेंट। इन 1933 द प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, ठीक है, हिंडनबर्ग उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने हिटलर को जर्मनी की चांसलरशिप ऑफर की। चांसलरशिप यानी जो राइक्सटैग है उसके कैबिनेट का जो हेड होता था वो चांसलर कहलाता है जर्मनी में। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे इंडिया में जो कैबिनेट के हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो चांसलर इज इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो जर्मनी में हिटलर को चांसलरशिप ऑफर किए, प्रेसिडेंट कौन है, हिंडनबर्ग, ठीक है ना। अब जैसे ही जर्मनी में हिटलर पावर में आया, उसने क्या किया, जर्मनी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर हैं उसको हिटलर ने ख़त्म करना स्टार्ट किया और अपनी सुप्रीमेसी वहाँ पे इम्पोज करना शुरू किया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जर्मनी का जो राइक्सटैग है, ठीक है, वहाँ पे ना एक सस्पिशियस फायर इंसिडेंट हुआ, आग लगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि हिटलर ने जानबूझ के आग लगवा दिया, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंटल फायर इंसिडेंट था। तो हिटलर ने इस चीज़ को कैश किया, रिडीम किया, ये कह के कि हिटलर को हटाना चाह रहे हैं जर्मनी की पॉलिटिकल पार्टी, हिटलर को सिक्योरिटी चाहिए और ज़्यादा पावर चाहिए, और हिटलर ने फायर डिक्री लाया, ठीक है, द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933। इसमें क्या किया गया कि जो जर्मनी के जो लोग थे उनको जो सिविल राइट्स मिले थे, जर्मन सिटीजन्स के जो राइट्स थे उसको सस्पेंड किया गया, ठीक है। सो द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 सस्पेंडेड द सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली। देखिए, वीमर रिपब्लिक ने वहाँ के लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया था, हिटलर ने क्या किया, उसको सस्पेंड कर दिया। यानी कोई भी आदमी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हिटलर के पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो एक तरीके से क्या किया, इसने सेंसरशिप इम्पोज किया। सेंसरशिप हम लोग समझते हैं ना, सेंसरशिप का मतलब जब स्टेट आपको एक्सप्रेशन से रोक दे, ठीक है, व्हेन पीपल आर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दैट कंडीशन इज कॉल्ड सेंसरशिप, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फायर डिक्री ऑफ 1933 हिटलर समवेयर इम्पोज सेंसरशिप इन जर्मनी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो हिटलर ना 3 मार्च 1933 को एक और एक्ट लाता है, इनेबलिंग एक्ट। इनेबलिंग एक्ट में क्या हुआ कि हिटलर को अनलिमिटेड पावर दिए गए, हिटलर जब चाहे पार्लियामेंट को सस्पेंड कर सकता था, हिटलर को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ज़्यादा मिल गए, वो जब भी चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर सकता था। नाजी पार्टी के अलावे जर्मनी में सारे पॉलिटिकल पार्टी इलीगल हो गए, ठीक है, जो वर्कर्स के एसोसिएशन थे वो सब बैन किए गए, सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी और वही एसोसिएशन वैलिड होंगे जो नाजी पार्टी से एफिलिएटेड होंगे, उसके अलावा सभी एसोसिएशन, सभी पार्टीज को इलीगल किया गया, ठीक है। और इसके बाद देखिए हिटलर ने क्या किया, अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट थे उनको सप्रेस करना शुरू किया, और सबसे ज़्यादा सप्रेस किया हिटलर ने अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट थे, ख़ास तौर पे कम्युनिस्ट। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 58 पे, द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वाज सिवियर आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डिसल्डोर्फ, अ स्मॉल सिटी ऑफ 500,000 पॉपुलेशन, 1440 वर दोज ऑफ कम्युनिस्ट अलोन। यानी एक जर्मनी के छोटे शहर डिसल्डोर्फ का एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पे 6800 लोगों को लगभग अरेस्ट किया गया, जिसमें से अकेले कम्युनिस्ट ही 1400 थे। और ये क्या कर रहे थे, जो भी इनके पॉलिटिकल अपोनेंट थे उनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली अरेस्ट किया जाता था। लोगों का देखिए, लोगों की जो प्राइवेट लाइफ है ना उसमें सर्विलियंस किया जाने लगा, ठीक है।
स्टेट के मशीनरी के द्वारा, स्टेट के डिपार्टमेंट्स के द्वारा, जो सरकारी डिपार्टमेंट्स है उसके द्वारा हिटलर ने क्या किया, सोसाइटी में अपने जासूस छोड़े, लोगों की जो पर्सनल लाइफ है उसमें इंटरफियर किया जाने लगा। हिटलर को जो भी लगता कि ये उसके पॉलिटिकल आइडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, हिटलर उसको टॉर्चर करता, जेल में डाल देता। ठीक है, आप देख सकते हैं 2-3 ऑर्गेनाइजेशन, एक आप देखेंगे गेस्टापो, ये एक तरीके का नाजी सीक्रेट पुलिस था। ठीक है, जो ये पुलिस थे जो लोगों के बीच में रहते थे और पता करते थे कि कौन हिटलर के अगेंस्ट है। ठीक है, वो उनको इलीगली अरेस्ट करते थे, टॉर्चर करते थे, इवन मार भी देते थे। तो गेस्टापो हो गया, SS जिसको आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन स्क्वायर, SD सिक्योरिटी सर्विस, तो ये सब गवर्नमेंट के ही यूनिट्स थे जिनका मेन काम क्या था, सोसाइटी में हिटलर के लिए जासूसी करना, हिटलर के जो पॉलिटिकल अपोनेंट हैं या वैसे लोग जो हिटलर के आइडिया से डिफर आइडिया रखते हैं उनको सप्रेस करना, उनको एलिमिनेट करना, यही इनका टारगेट था। ठीक है, सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी में आप देख सकते हैं कि हिटलर ने जर्मनी का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल चौपट कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग ना चलेंगे अगले टॉपिक 2.2 रिकंस्ट्रक्शन में। ठीक है, कि जर्मनी में हिटलर के पावर में आने के बाद जर्मनी की जो पहले इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब थी उसको रिकवर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, जर्मनी कैसे इकोनॉमिक रिकवरी के ट्रैक पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है हिटलर के लीडरशिप में, हम लोग उसको देखते हुए चलते हैं। ओके, तो हम लोग ना अब देखेंगे टॉपिक 2.2 में रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखिए हिटलर ने जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जेल्मर सैट नाम के एक्सपर्ट को अपॉइंट किया। ठीक है ना, स्पेलिंग देखेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, बट इसको हम लोग बोलेंगे जेल्मर सैट। ठीक है, सो हिटलर अपॉइंटेड जेल्मर सैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ जर्मनी। ठीक है, देखिए जो जेल्मर सैट था उसने हिटलर को सजेस्ट किया कि जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम चलाना चाहिए। गवर्नमेंट जैसे हाईवे बनाएगी, फैक्ट्रीज लगाएंगे, तो इससे लोगों को काम मिलेगा और इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होगी। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि उसके सजेशन के बाद जर्मनी में बहुत सारे सुपर हाईवेज बने। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले पैराग्राफ में ये जो हम लोग अभी कार देखते हैं फॉक्सवैगन की। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार द फॉक्सवैगन। ठीक है, तो यहाँ पे जेल्मर सैट ने क्या सजेस्ट किया है कि गवर्नमेंट को फंड करना चाहिए, ऐसे काम स्टार्ट कराने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, जैसे हाईवे बनाना हो गया, इंडस्ट्री बनाना हो गया। उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ाने पे फोकस किया। ठीक है, जो जेल्मर सैट ने उसको सजेस्ट किया था कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए स्टेट के द्वारा, उस पर फोकस किया, लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ हथियारों का बढ़ाया हिटलर ने। हथियारों का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने लगा हिटलर को ये लग रहा था कि जितने ज़्यादा हथियार प्रोड्यूस होंगे जर्मनी उतना पावरफुल होगा। ठीक है, जेल्मर सैट ने हिटलर को मना भी किया कि सारा कैपिटल हथियारों के प्रोडक्शन पे नहीं लगाना चाहिए, बल्कि और भी प्रोडक्टिव चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आप समझते हैं कि हिटलर दूसरों की बात मानने वाला तो था नहीं, तो जेल्मर सैट को हिटलर ने बाद में हटा दिया, क्योंकि हिटलर आपको पता है डिक्टेटर है। ठीक है, वो वही करेगा जो उसका मन होगा, दूसरों की बात वो सुनेगा नहीं। उसके बाद देखिए हिटलर ने क्या किया, अपने पॉलिसी में चेंजेज लाए जर्मनी को पावरफुल बनाने के लिए। हिटलर को लग रहा था कि इकोनॉमिक क्राइसिस तभी ख़त्म होगी जब बहुत ज़्यादा रिसोर्स मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा रिसोर्स गेन करने के लिए नए नए टेरिटरीज पे कब्जा करना चाहिए, उन्हें जर्मनी में मिलाना चाहिए। ठीक है, तो हिटलर की पॉलिसी हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हिटलर ने क्या किया है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बना था जिसका मेंबर जर्मनी था, हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर किया। ठीक है, सो हिटलर पुल्ड आउट जर्मनी फ्रॉम लीग ऑफ नेशन। देखिए ये टॉपिक आता है व्हाट वाज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ हिटलर, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डील करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिटलर की फॉरेन पॉलिसी में कि हिटलर पुल्ड आउट जर्मनी फ्रॉम लीग ऑफ नेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से निकालने के बाद हिटलर ने क्या किया,
राइनलैंड पे कब्जा किया, राइनलैंड को फिर से ऑक्यूपाई किया। आप कह सकते हैं कि राइनलैंड पहले जर्मनी के अंडर ही था, ट्रीटी ऑफ वर्साय के बाद इसे छीन लिया गया था जर्मनी से, फ्रांस ने ले लिया था। हिटलर ने क्या किया, फिर से राइनलैंड को अपने कब्जे में किया और हिटलर ने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट किया। हिटलर ने कहा कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी के लोग एक ही है, इनको मिल के रहना चाहिए, ठीक है। सो ही इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, कि ऑस्ट्रिया जर्मनी के एक ही लोग हैं, एक ही एम्पायर है और इन सब का एक ही लीडर है, और वो लीडर कौन है, नन अदर देन हिटलर, ठीक है ना। सो हिटलर ने क्या किया, उसके बाद देखिए जो सुडेंटलैंड का जो रीजन था सुडेंटलैंड में ज़्यादातर जर्मन स्पीकिंग पर्सन थे, जर्मन स्पीकिंग पीपल थे, और ये किस कंट्री के अंडर में था, तो चेकोस्लोवाकिया के अंडर में। हिटलर ने क्या किया, सुडेंटलैंड को अपने कब्जे में ले लिया है, ठीक है। उसके बाद हिटलर, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि हिटलर की नज़र में वॉर एक सॉल्यूशन था इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए। वॉर के थ्रू नए नए टेरिटरी पे कब्जा करना है, उन टेरिटरीज़ के रिसोर्स पे कंट्रोल करना है, ठीक है। और हिटलर ने इसी पॉलिसी के थ्रू 1939 में पोलैंड पे अटैक किया, और आप इसको कह सकते हैं कि यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से स्टार्ट होता है, 1939 टू 1945। In 1939 जर्मनी अटैक्ड ओवर पोलैंड एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। देखिए जब हिटलर ना आगे जाके क्या करता है, हिटलर की पॉलिसी होती है कि वो ईस्टर्न यूरोप की तरफ अपना कंट्रोल बढ़ाए, ईस्टर्न यूरोप पे उसका कंट्रोल हो, और उसने क्या किया, हिटलर ने सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया, ठीक है। और ये हिटलर की सबसे बड़ी भूल थी, दिस वाज द हिस्टोरिक ब्लंडर ऑफ हिटलर, ठीक है। देखिए हुआ क्या कि हिटलर ने जब सोवियत यूनियन पे अटैक किया, हिटलर की सारी आर्मी ईस्ट की तरफ मूव कर गई, तो इससे क्या हुआ, जो जर्मनी का जो वेस्टर्न फ्रंट था वो इंग्लैंड के एरियल रेंज में आ गया, बॉम्बिंग रेंज में आ गया, ठीक है। और आप देखेंगे कि जर्मनी से काफ़ी आगे ईस्ट में है सोवियत यूनियन। जर्मन सोल्जर्स जो थे वो लड़ते लड़ते काफ़ी थक चुके थे, यूएसएसआर के सोल्जर्स के द्वारा जर्मन सोल्जर्स की बहुत करारी हार होती है, और जो रशियन सोल्जर्स थे वो जर्मन सोल्जर्स को रिटेलिएट करते हैं, उन्हें वापस धकेलते हुए बर्लिन तक आ जाते हैं। और ये जो रसिया पे अटैक था, यूएसएसआर पे अटैक था, ये जर्मनी की सबसे बड़ी भूल थी, हिटलर के कैरियर की सबसे बड़ी भूल थी, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं कि जर्मनी के सपोर्ट में जापान भी था, और जापान का एशिया में आप देखेंगे तो जो वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये सब जो थे ना, ये फ्रांस की कॉलोनी थे, ठीक है। जापान जर्मनी के सपोर्ट में है, फ्रांस जर्मनी के अगेंस्ट में है, तो जापान इस एरिया में अपना दबदबा बनाना चाह रहा था, इंडो चाइना वाले रीजन में अपना कंट्रोल बढ़ाना चाह रहा था, ठीक है। और जर्मनी के सपोर्ट के लिए जापान ने क्या किया, पैसिफिक ओशन में अमेरिका का एक नेवल बेस था जिसका नाम था पर्ल हार्बर, ठीक है ना। आप मूवी देख सकते हैं, पर्ल हार्बर नाम से मूवी भी है। तो जापान ने क्या किया, पर्ल हार्बर पे एरियल बॉम्बिंग की, बम बरसा दिए, ठीक है ना। अब इसके रिएक्शन में अमेरिका ने क्या किया, जापान पे 2 बम गिराए, जिसे आप जानते हैं नागासाकी और हिरोशिमा में 2 एटम बम ड्रॉप किए अमेरिका ने, और जापान क्या हुआ, सरेंडर कर गया। साथ ही साथ अमेरिका के वॉर में शामिल होते ही अमेरिका के द्वारा एटम बम गिराने के साथ ही जो ये जर्मनी के गुट हैं वो सरेंडर कर देते हैं, हार जाते हैं। तो जापान पे एटम बम गिराने के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी ख़त्म हो जाती है, जर्मनी हार जाती है, ठीक है। जर्मनी को सरेंडर करना पड़ता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक को आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम और सजेशन शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और इसे शेयर भी करेंगे।